नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे चीन के कारण उनका देश यूरोप से अपनी सेनाएं कम करके अन्य जगहों पर तैनात कर रहा है। पॉम्पियो ने ब्रसेल्स फोरम में अपने एक वर्चुअल संबोधन के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बात कही। पॉम्पियो की टिप्पणी भारत और चीन के बीच जारी तनाव के संदर्भ में बेहद ही अहम है। पॉम्पियो से पूछा गया था कि जर्मनी से अमेरिका ने अपनी सेनाएं क्यों कम कर दी। उनका जवाब था क्योंकि उन्हें अन्य जगहों में भेजा जा रहा है। उन्होंने चीन को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरा बताया। माइक पॉम्पियो से सवाल किया गया था कि जर्मनी में अमेरिकी सेना की टुकड़ी को क्यों घटा दिया गया। माइक ने कहा कि वहां से हटाकर सेना को दूसरी जगह तैनात किया जा रहा है। भारत विरोधी रुख अपनाते हुए नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब संसद में हिंदी भाषा को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहे हैं। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए पीएम ओली अब उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, नेपाली सरकार पहले से भारत के साथ सीमा विवाद और नागरिकता को लेकर कड़े तेवर दिखा चुकी है। जनता समाजवादी पार्टी की सांसद और मधेश नेता सरिता गिरी ने नेपाल सरकार के इस फैसले को लेकर सदन के अंदर जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार तराई और मधेशी क्षेत्र में कड़े विरोध को आमंत्रित कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सदन को इतिहास से सीखना चाहिए। उन्होंने ओली सरकार से पूछा कि क्या इसके लिए चीन से निर्देश आए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव से पाकिस्तान घबराया नजर आ रहा है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद तनाव बढ़ा तो कहीं पाकिस्तान फ्रंट पर ना हो जाए, इसी डर में वहां के आर्मी चीफ ने नया ऑर्डर जारी किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री को लिखा कि वहां के सारे अस्पतालों में 50% बेड आर्मी के लिए रिजर्व रखे जाएं। 50% ब्लड सप्लाई को भी पाकिस्तानी सैनिकों के लिए रिजर्व रखने को कहा गया है। शादी से बड़ी खुशी किसी के जीवन में और क्या हो सकती है, मगर डेनमार्क के प्रधानमंत्री को अपनी शादी तीसरी बार स्थगित करनी पड़ रही है। शादी टालने के पीछे प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र का हित जरूरी बताया। कोरोना वायरस के कारण लागू हुए लॉकडाउन के बीच दुनिया में पहले भी शादी टलती रही है, मगर इस बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने अपनी शादी को टाल दिया। ये तीसरा मौका है जब उन्हें अपने मंसूबे को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। दरअसल उनका मानना है कि पहले राष्ट्र का हित जरूरी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि उन्हें यूरोपियन शिखर सम्मेलन में शिरकत करने जाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पीएम मोदी से कई सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी बिना डरे और घबराए देश को बचाएं कि चीन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। भाई और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है, मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया, मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है,
तो आपको सच बोलना पड़ेगा। बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं, उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चीन विवाद मामले पर मोदी सरकार को घेरा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि शहीदों की शहादत का निरादर नहीं होने देंगे, तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। इस देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे थे तो कैसे समझौते हुए, कौन सी बातचीत हुई जिसने आज चीन को यह हिम्मत दे दी कि वे हमारी जमीन पे कब्जा कर पाए। इस देश की जनता को जानना जरूरी है। वे जानना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को आपने निहत्थे चीन की सेना का सामना करने के लिए क्यों भेजा। जिस धरती पर वे शहीद हुए वे भारत माता की धरती है, इस देश की धरती है, हमारी मां है। आप उस धरती को चीन को सौंप नहीं सकते। हम ये होने नहीं देंगे। ये देश जानना चाहता है कि हमारी इस धरती में चीन की सेना को आने की इजाजत किसने दी, कैसे आए, क्यों आए। ये सवाल पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। देश की जनता अपने शहीदों के बलिदान को व्यर्थ होने नहीं देगी। ये देश हमारा है। इस देश की धरती में उन शहीदों का खून मिला हुआ है। इस देश के लिए हजारों शहीद हुए हैं। उनकी शहादत पर राजनीति करना पाप है। हम इस पाप को नहीं होने देंगे। उनकी शहादत का निरादर करना पाप है। हम इस पाप को नहीं होने देंगे। भारत चीन के बीच तनातनी जारी है, जिसके चलते विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। अब इस कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो परेशान हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि नड्डा साहब जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, अगर इतनी ही शिद्दत से चाइना के बारे में श्वेत पत्र जारी करते, इतनी ही शिद्दत से ये बात करते कि अप्रैल वाले पोजीशन पे हम वापस जाना चाहते हैं, इतनी ही शिद्दत से ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी को दरकिनार करके चाइना के गन बोट डिप्लोमेसी का जवाब देते, जितना वो विपक्ष और खास करके कांग्रेस की ओर लगा रहे हैं, जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। 6 साल से आप सत्ता में हैं साहब, करिए ना, रूल ऑफ लॉ को परमिट करिए, अरेस्ट करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट के हिसाब से कि चाइना पर जो हमारा ढोलमुल रवैया अब साबित हो रहा है, उससे ध्यान मत भटकाइए। पूरा देश चाइना पे जानना चाहता है क्योंकि स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वहाँ। और प्रधानमंत्री जी का बयान आज अगर तमाम अखबारों को देख लीजिए तो लगता है ऑल पार्टी मीटिंग में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और जो सरहद पे हकीकत है उसमें मीलों का फासला है। इस फासले को बढ़िए नड्डा जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। नहीं, इस तरह के दुष्प्रचार को मैं खारिज करता हूँ सिरे से। ये दुष्प्रचार है और ये दुष्प्रचार इस बात का नतीजा है कि भारत सरकार के पास कोई सुगढ़ नीति नहीं है। चाइना के लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जितनी शिद्दत से रॉबस्ट नो नॉनसेंस पॉलिसी हमारा पाकिस्तान के लिए होता, चाइना के लिए क्यों नहीं होता, इसका जवाब चाहिए। और फिर तो हम भी ये पूछेंगे कि क्यों चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग हुई, क्यों विचारों का आदान प्रदान हुआ, क्यों ये सीखने के लिए भाजपा और संघ के लोग गए थे कि कैसे अर्थतंत्र पे पार्टी का नियंत्रण हो। सवाल बहुत सारे हैं, सवालों के दरिया में डूब जाएंगे भाजपा वाले। मैं तब तक नहीं जब तक हम अप्रैल फर्स्ट वीक पोजीशंस के बारे में हमें ये न सरकार की ओर से कहा जाए कि फर्स्ट वीक अप्रैल वाले पोजीशन पे वापसी हो गई है। हमें अब तक नहीं पता कि स्ट्रक्चर्स क्यों बन रहे हैं। वहाँ अरुणाचल के खुद इनके एमपी कह रहे हैं कि उधर आ गए, तो ये कौन सी नीति है और क्या नीयत है, हम तो इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। और आप अगर इसको डाइवर्ट करते हैं, फलाना चीज़ अपोजिशन नहीं है, कह रहे सब करिए, डेमोक्रेसी है, हमें गाली गलौज करिए, हमें बदनाम करिए, लेकिन मुल्क को महफूज रखने
की गारंटी दीजिए और ये सुनिश्चित करिए। एक तरफ तो ये चल रहा था और उधर आरआईसी मीटिंग हो रही थी। जब बॉर्डर पे डीएस्केलेशन आप इंश्योर नहीं कर रहे तो क्यों हम मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं? क्या संदेश जा रहा है? मैं समझ रहा हूं ये महत्वपूर्ण सवाल है और इनसे बचने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तमाम मुद्दे डिस्कस हो। ये मैं पहले भी अपने दल की ओर से कह चुका हूं कि जब इस तरह के चिंताजनक हालात हों तो हमें 62 से सबक लेनी चाहिए। अक्टूबर के महीने में संसद बैठी, राज्यसभा, युद्ध के बीच में कुछ सीख इतिहास से लेनी चाहिए। और जाहिर तौर पर जो एक प्रक्रिया चल रही है कि जो हमारे सेना के रिटायर्ड जवान हैं, जब वो अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, आप उनको भी देशद्रोही कह रहे हो। अरे विपक्ष को तो कह ही रहे थे 6 साल से। अब सेना के रिटायर्ड जवान के लिए अगर आप ये जुबान बोलेंगे तो कौन से मुल्क की बनावट और बुनावट पे हम भरोसा करें? ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये संसद में ही ये बातें हो सकती हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता और सरकार के साथ केंद्र खड़ी है और कोरोना महामारी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने हर संभव कोशिश की और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस तरह से दिल्ली सरकार ने कोरोना की लड़ाई को एक राजनीतिक लड़ाई बना लिया था। वो तो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री इसमें कूदे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए और दिल्ली सरकार को भी जगाने का काम उन्होंने किया। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर देश में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। First, in 2008, came the news that the Congress, Rahul Gandhi, has signed an agreement, MOU, with the Communist Party of China, and where Sonia ji and Xi Jinping both were present. They have to just bring out what was there in that content. Then came the news that in 2005, the Rajiv Gandhi Foundation received large donations from Chinese embassy, and that too after which they prepared 5 reports which ultimately says that the economy Indian economy will be benefited if we sign FTA with China, which is completely in against the interest of the India. And the current statement from the Rahul Gandhi ji also shows that there is some sort of linking between the Chinese funds and the MOUs and the current position that the Congress is taking. They have to answer this, ki what is the reason, what they are hiding, how much money they have got. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरी संसद में अलकायदा के सरगना रहे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया। पाक पीएम के इस बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में पूर्व डिप्लोमेट सुरेश के गोयल ने भी अपना मत व्यक्त किया। जब इमरान खान साहब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन एक शहीद है, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उनके जहन में आतंकवादी एक शहीद होता है। ये अब ओसामा बिन लादेन जिसने वहाँ पर एक वर्ल्ड ट्विन टावर्स पर प्लेन्स का अटैक करके जिसके चक्कर में हजारों लोगों की जान गई, हजारों बिल्कुल इनोसेंट आदमियों की जान गई, जिसके लिए यूएसए को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी ढूंढ करके मारने में, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में इतना दंगा फसाद हुआ। उस आतंकवादी को इमरान खान साहब शहीद बोल करके जो पाकिस्तान की एक मानसिकता है उसको साफ दर्शा रहे हैं और ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद और शहादत में कोई फर्क नहीं रह गया है। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
कमल। चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 20वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में विपक्ष केंद्र पर जमकर निशाना साध रहा है। अब इस कड़ी में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र का बयान सामने आया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कुछ 8-10 साल पहले की बात है, जब मनमोहन सिंह जी का सरकार थी और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे। तब अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार खुल के बाहर आके इस बढ़ते हुए दाम के खिलाफ उन्होंने बहुत हंगामा मचाया था, ट्वीट कर दिया था, कुछ बोले थे। अब तो मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया है। इतने बढ़े हुए दाम भारत ने कभी देखे नहीं थे। तभी कि मनमोहन सिंह के उस वक्त के हालात, अंतरराष्ट्रीय हालात खराब थे, जब पेट्रोल और डीजल के या ऑयल के भाव पूरे विश्व में चरम पे थे, इसलिए भाव बढ़े थे। अब तो भाव गिरे हुए हैं, तब भी भारत में भाव बढ़े हुए हैं। तब अमिताभ बच्चन कहते थे कि गाड़ियां क्या हम जला डालेंगे, तब जब अक्षय कुमार कहता था कि क्या हम साइकिल चलाएंगे। अब मैं दोनों को पूछना चाहता हूं, अब आप हो कहां? अब मुंबईकर को यह बताइए, जिस मुंबईकर की आप बात कर रहे थे अमिताभ जी, कि अब गाड़ियां चलाएंगे या चलाएंगे? क्या अब भाव बढ़े हुए आपको दिखाई नहीं देते? क्या सुबह का वृत्तपत्र, अखबार आप पढ़ते नहीं हो? क्या अक्षय कुमार जी अब साइकिल चला के काम पे जाते हैं? या यह सच्चाई है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, उसके प्रवक्ता हो? क्योंकि मनमोहन सिंह के वक्त आपने जो कहा था, अब क्यों नहीं कह रहे? इसको दोगलापन कहा जाता है। मुझे ये उम्मीद है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन और अपने अभिनय से नाम कमाने वाले अक्षय कुमार ये किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो सकते। सच्चाई सामने आनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि सीबीएसई ने कोविड-19 के चलते हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। उनको दोबारा कराने के लिए 1 से 15 जुलाई की तारीख घोषित की गई थी और इस कड़ी में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रतिक्रिया दी है। जो सीबीएसई की छूटी हुई परीक्षाएं थी, उनको 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक करने का सीबीएसई बोर्ड का निर्णय था। लेकिन जो परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने सीबीएसई की उस प्रस्ताव को सहमति दी, जिसमें जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति और हमको अपना आशीर्वाद दिया है। तो बच्चों में मेरी शुभकामना कि अब जो ये आपकी बची हुई परीक्षाएं थी हाई स्कूल और इंटर की, अब ये जो आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उन्हीं परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर आपका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। सीबीएसई ने तय किया है कि आपके सभी परीक्षा परिणाम 15 जुलाई तक वो घोषित कर देगा, और ऐसी स्थिति में यदि आपको ऐसा लगे कि आपके नंबर कुछ कम आ रहे हैं या मन में कहीं कसक रह जाए कि नहीं यदि परीक्षाएं होती तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता था,
तो आपके लिए उसके लिए भी बहुत विकल्प खोला हुआ है। यदि आपको लगेगा 15 जुलाई जब आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं, आपको एक बार परीक्षा देनी ज़रूरी है ताकि आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए विकल्प खुला रहेगा। आप परीक्षाएं दे सकते हैं और आप को लगेगा कि नहीं परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो ये निर्णय आपके हाथ पर हमने छोड़ा हुआ है। मेरी आपको शुभकामनाएं कि आप बहुत मस्ती के साथ रहें और अपने भविष्य की तैयारियों को आप करें। लेकिन जो परीक्षा आगे देने का विकल्प होगा उन्हीं बच्चों को होगा जो ये छूटी हुई जो रद्द परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं को होगा कि यदि उनको लगता है कि उसके इस मूल्यांकन के आधार पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो जाएगा कि आप परीक्षा भी दे सकते हैं उन विषयों में। तो मेरी शुभकामना अभिभावकों को भी, क्योंकि आप भी काफ़ी तनाव में रहे होंगे इस बीच, अभिभावकों, अध्यापकगण हों, छात्र हों, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारी पहली प्राथमिकता छात्र के जीवन की सुरक्षा है और उसके बाद शिक्षा है। मुझे भरोसा है कि ऑनलाइन, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आप को हमने ऑनलाइन पर भी हम लाने की कोशिश की है और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपका पाठ्यक्रम आप ऑनलाइन, जब तक ये परिस्थितियाँ चलती हैं तब तक आप ऑनलाइन पर अपने पाठ्यक्रम को भी प्राप्त कर सकें। पंजाब में काम कर रही आईएएस अधिकारी विनी महाजन अब राज्य की चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं। इसके पहले कभी कोई महिला इस पद पर तैनात नहीं हुई। विनी महाजन ने चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह की जगह ली है। विनी महाजन के पति दिनकर गुप्ता इस समय पंजाब के पुलिस महानिदेशक हैं। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी फिलहाल इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर तैनात थी। चीफ सेक्रेटरी के अलावा उन्हें पर्सनल एंड डिविजन्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद दिया गया है। मैं कोशिश करांगी कार दी जिम्मेवारी फीलिंग भी है कि पंजाब के मुख सकੱਤਰ ਦੇ तौर ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पंजाब सब तो वैल गवर्नड स्टेट मनिया जाता सी बहुत देर तक, सब तो अगांह वधो पंजाब के लोग सब तो हिम्मती, और सरकार की जिम्मेवारी है सरकारी मुलाजमान की कि वो इसनों उसी तरह नंबर 1 स्टेट बनाए रखन। मैं कोशिश करांगी कि सारे महकमियां दे विच कोआर्डिनेशन रखते हुए, फील्ड ऑफिसर्स नूं सपोर्ट दिंदे हुए, रल मिल के सारे इकट्ठे काम करन ताकि पंजाब के लोगों नूं साफ सुथरा और एफिशिएंट प्रशासन मिले। उन्होंने सरकार तो जो सेवावां मिलनियां चाहिए ने समयबद्ध तरीके नाल मिलन और पंजाब के लोगों का विकास होंदा रहे जिवें असीं सारे इहदे लई आस करते हैं। मैडम तुसीं महामारी दौरान ये चार्ज लिया, बहुत वड्डी चुनौती है पंजाब ਵਿੱਤੀ तौर पर भी, पंजाब कोरोना के तौर पर भी उलझा है, किवें कढोगे पंजाब नूं? कोविड की महामारी तो पूरी दुनिया लई एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, हिंदुस्तान वास्ते भी पंजाब वास्ते भी। पंजाब की खुशकिस्मती है कि साडी लीडरशिप ने, मुख्यमंत्री साहब ने इस ते बहुत ज़्यादा ध्यान देंदे हुए वो कदम चुके जिहदे नाल पंजाब बचिया रहा है काफ़ी हद तक। चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग की गई कि बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत वापस लिए जाएं। कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश पहले ही जूझ रहा है। गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, आज हर वर्ग महंगाई की मार को झेल रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही है।
पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं और इस वक्त मैं चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हूं, जहां पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर घोड़ा गाड़ी पर ये सभी कार्यकर्ता जो है वो सवार है और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी के साथ इन्होंने ट्रैक्टर बांधा हुआ है, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब कृषि प्रधान सूबा है और यहाँ के अधिकतर लोगों का मूल व्यवसाय जो है वो खेती है। और ऐसे में जिस तरह से इस वक्त जब कहीं ना कहीं जीरी की फसल लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं धान जो है वो खेतों में उगाया जा रहा है और उस वक्त डीजल के दामों में इस कदर इजाफा जो है वो कहीं ना कहीं किसान की जेब को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित करता नजर आ रहा है और इसी का विरोध यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर ये सभी वर्कर जो हैं वो कांग्रेस की कह सकते हैं कहीं ना कहीं नीतियों के आधार पर जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला गया और प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह के प्रदर्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं पहले भी होते नजर आए हैं, जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है। और आज ये प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं घोड़ा गाड़ी पर सवार हैं, मोदी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को ये हमें उस समय करना पड़ रहा है जब पंजाब में क्या पूरे देश में जो है धान की जो बुआई हो रही है, उस समय पे नरेंद्र मोदी ने डीजल की कीमतें जो है लगभग 80 रुपए पार कर चुकी है और ये शायद आज 18वां या 19वां दिन है, लगातार बढ़ती आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? आपको नहीं लगता कि देश के ट्रांसपोर्ट सर्विस जो सिस्टम है प्राइवेट, उसके साथ अन्याय हो रहा है? तो ये जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? वो भी किस समय जब कोरोना चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस अन्याय का जवाब जो है वो देने के लिए हम सब देशवासियों को इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को ये संदेश देना चाहिए कि आप लोगों को ये कीमतें वापस लेनी पड़ेंगी। मोदी सरकार की बात करें वो तो ये कहते नजर आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर हो चुका है पेट्रोलियम और डीजल डिपार्टमेंट जो है, हाँ वैट टैक्स जो है उस पर जरूर मंथन किया जा सकता है। हाँ, तो सबसे ज़रूरी ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग मेरे ख्याल से जहां कोई करीब 45 से 50 रुपए जो है टैक्स जो है गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ले रही है। तो क्या अगर आप कहते हैं, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि प्राइवेट सेक्टर हो चुका है या डी कंट्रोल हो चुका है, तो क्या उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये समय जो इतनी बड़ी आपदा है, उस आपदा के चलते जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, उस समय ये ऐसी कीमतें बढ़ाना ये लोगों के साथ सरासर अन्याय है। ट्रैक्टर इन्होंने सेल पर लगा दिया, लेकिन इस तरह के प्रदर्शनों का मोदी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अब देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज, चंडीगढ़। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।